अस्सलाम वालेकुम। मेडिसिन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे एसोफेगस में, दैट इज़ गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। रिफ्लक्स कहते हैं किसी भी चीज़ का वापस जाना, ठीक है। वापस जाना मीन्स कि दिस इज़ गैस्ट्रोएसोफेजियल के गैस्ट्रिक स्टमक से एसोफेगस के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट्स वापस जाते हैं, यहाँ से यहाँ पे गैस्ट्रिक कंटेंट्स वापस जाते हैं। उसकी मेन रीज़न क्या होती है कि ये वाला जो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर है इन दोनों के दरमियान में उसकी टोन कम हो जाती है, ठीक है। जब टोन कम हो जाती है तो वो हर वक्त ओपन ही रहेगा, तो उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट्स हैं वो काफ़ी देर तक अगर एसोफेगस के अंदर वापस जाते रहें और एसोफेगस का मकूज़ा उससे काफ़ी हद तक उससे एक्सपोजर उसका होता रहे, तो उसकी वजह से ये गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता है। एंड अल्टीमेटली रिफ्लक्स की वजह से यहाँ पे जो एपिथेलियल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, विच इज़ ए प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, उसको हम कहते हैं बैरेट एसोफेगस, और उसके बाद अल्टीमेटली कार्सिनोमा होता है। तो ये एक सीक्वेंस है कि किस तरह से गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से बैरेट एसोफेगस और अल्टीमेटली कार्सिनोमा होता है, ठीक है। लेकिन ये इनिशियल स्टेप है जिसके अंदर सिर्फ गैस्ट्रिक कंटेंट्स वापस जाते हैं, और आपको पता है गैस्ट्रिक कंटेंट्स हाईली एसिडिक होते हैं। जब एसिडिक हैं और वो वापस जाएंगे तो उसकी वजह से सीने में जलन होती है, उसको हम कहते हैं हार्ट बर्न। ये हार्ट बर्न क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रीगर्जिटेशन। जब ये सारी चीज़ें वापस जाती हैं और गले के अंदर आती हैं, और ये सारी इस वजह से ये पूरी जो एसोफेगस वाली लाइनिंग है इसके अंदर जलन होती है, इसको हम कहते हैं सीने में जलन होती है, ठीक है। ज़्यादातर खाना खाने के बाद रात के टाइम अगर बहुत हैवी मील ले लें उसकी वजह से या फिर लेटने के बाद ये सीने में जलन ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जब ये गैस्ट्रिक कंटेंट्स वापस माउथ में जाते हैं तो इन गैस्ट्रिक कंटेंट्स की वजह से रिफ्लेक्स सेलिवेशन होती है, मतलब कि जैसे ही यहाँ से रिफ्लक्स होके ये गैस्ट्रिक कंटेंट्स एसोफेगस में आए उसकी वजह से माउथ के अंदर सलाइवा बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं वाटर ब्रश, ठीक है। वाटर ब्रश इज़ द रिफ्लेक्स सेलिवेशन, ये जब भी गैस्ट्रिक कंटेंट्स वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने एक ही इसकी कॉज डिस्कस की जिसकी वजह से गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स होता है, जिसमें मैंने अभी तक आपको बताया कि टोन इस स्फिंक्टर की कम हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉजेज़ हो सकते हैं जिनको रिस्क फैक्टर्स कहते हैं, या तो एसोफेगस की मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हों तो उसकी वजह से भी गर्ड हो सकता है, या यहाँ पे हर्निया आपको पता है दो तरह का होता है, एक होता है स्लाइडिंग हर्निया और दूसरा होता है पैरा एसोफेजियल हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया कहते हैं कि ये जो जंक्शन है गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, अगर वो इस डायाफ्राम से ऊपर की तरफ चला जाए तो उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग हर्निया, ठीक है। और जो दूसरा होता है पैरा एसोफेजियल हर्निया, उसमें जंक्शन अपनी जगह पे रहता है, जो स्टमक का जो कार्डिया वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ थोरेसिक कैविटी वाली साइड पे चला जाता है, तो उसकी वजह से भी गर्ड हो सकता है। बट ज़्यादातर जो गर्ड है ना वो होता है हमारे पास स्लाइडिंग हर्निया की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हो सकता है, और इसके अंदर पेशेंट सीने में जलन के साथ और बहुत ज़्यादा सेलिवेशन के साथ प्रेजेंट करता है। इसको हम डायग्नोस किस तरह से करते हैं? जब भी एक पेशेंट आता है और वो कहता है कि मुझे सीने में जलन है, तो सबसे पहले उसको पीपीआईज़ का एक ट्रायल देते हैं। पीपीआईज़ इज़ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सारे ही पीपीआईज़ हैं। स्टार्ट में हम लोग ओमेप्राजोल देते हैं, ठीक है। ओमेप्राजोल ओमेगा के नाम से आते हैं, बहुत कॉमन है। उसका एक ट्रायल देते हैं 7 डेज़ का या 14 डेज़ का। बहुत ज़्यादा देर तक हम पीपीआईज़ नहीं देते बिकॉज इसकी वजह से एसिडिटी डिस्टर्ब होती है और उसकी वजह से आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब की एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट आ सकता है। इस वजह से इसको 7 डेज़ या मैक्सिमम 14 डेज़ का ट्रायल देते हैं, ठीक है। अगर तो पेशेंट रिकवर कर जाए तो इट मीन्स के उसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है। लेकिन समटाइम्स ये जो गर्ड के पेशेंट्स हैं ये पीपीआई से ठीक नहीं होते, तो उनके लिए वो पीपीआईज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो उस केस में फिर हम उसके लिए एंडोस्कोपी करते हैं। अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, मीन्स कि अगर तो कोई डिफेक्ट है तो हमें उस पर पता चल जाएगा, लेकिन अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है और पेशेंट स्टिल हार्ट बर्न की कंप्लेन के साथ आता है तो फिर 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। इसके अंदर एक कैथेटर होता है, उसके आगे एक प्रोब है, दैट इज़
पीएच मॉनिटरिंग या पीएच सेंसिटिव प्रोब होता है वो जो गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन वाली जगह है ना, ये वाली जगह यहाँ पे रख देते हैं और 24 आवर्स तक पीएच मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। और इससे फिर हम लोग डिसाइड करते हैं, और सेकेंडली इसके साथ ही मैनोमीट्री भी कर लेते हैं, बिकॉज इन पेशेंट्स के अंदर एक तो इस स्फिंक्टर का प्रेशर कम होता है तो वो हमें मैनोमीट्री से पता चल जाएगा, और ये रिफ्लक्स की वजह से जो पीएच चेंजेस हैं वो हमें 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग से पता चल जाएंगे, और उसके बाद हम इसको बहुत इफ़ेक्टिवली डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स के पेशेंट्स को हम ट्रीट किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ज़्यादातर ओबीस पेशेंट्स जो मोटे लोग होते हैं जब वो लेटते हैं तो उनके सीने में जलन बहुत ज़्यादा होती है, सो अपना वेट रिड्यूस करें। रात के टाइम ख़ास तौर पे ज़्यादा हैवी खाना खाने से परहेज़ करें, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल सीधा ना लेटें, सर को थोड़ा सा ऊंचा करके लेटें, और इसके अलावा कोई भी जो अदर ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं लाइक कोई भी फैटी फूड या जो तली हुई फूड होती है, फ्राई फूड, उस सारी चीज़ों को रात के टाइम स्पेसिफिकली अवॉइड करना है इन पेशेंट्स ने। उसके अलावा इनके अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट हम एंटासिड से स्टार्ट करते हैं या पीपीआईज भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटासिड्स या हाइड्रोजन ब्लॉकर्स, ये इनमें से कोई भी हम दे सकते हैं, ठीक है। अगर तो पेशेंट्स इसको रिस्पॉन्ड करता है, ज़्यादातर अब हम ये प्रेफर करते हैं। इससे पहले वाली जो स्टडीज़ थी उसके अंदर हम एंटासिड्स और हाइड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर्स भी देते थे, बट नाउ पीपीआईज आर प्रेफर्ड। अगर तो गुड रिस्पॉन्स हो तो एक मेंटेनेंस डोज कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। पेशेंट्स को कहते हैं कि वो खाता रहे, लेकिन एक मेंटेनेंस डोज हम लोग उसको पेशेंट को एडजस्ट करके बता देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट्स पीपीआईज के ट्रायल को रिस्पॉन्ड ना करें, उसी तरह से पीएच मॉनिटरिंग करके फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। सर्जरी जिस तरह से अभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी सेम वही बात हुई थी कि अगर तो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। अब मॉनिटरिंग की है और पॉजिटिव आई है तो फिर हम क्या करेंगे, हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, दैट इज़ नेसेंट फंडोप्लाइकेशन, ठीक है। ये प्रोसीजर एक है जिस सर्जिकल प्रोसीजर है, ये हम इन पेशेंट्स के अंदर करते हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। एक तो इन पेशेंट्स के अंदर बैरेट एसोफेगस बन सकता है। बैरेट एसोफेगस मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी रिफ्लक्स होता है बहुत ज़्यादा देर तक अगर एसोफेगस का मकूज़ा गैस्ट्रिक कंटेंट्स के साथ एक्सपोयर में रहे तो उसकी वजह से वहाँ पे एपिथेलियल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाती हैं, विच इज़ ए प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, उसको हम कहते हैं बैरेट एसोफेगस। बहुत ज़्यादा देर तक अगर एसोफेगाइटिस या एसोफेजाइटिस हो तो ब्लीडिंग की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, और स्ट्रिक्चर्स भी इन पेशेंट्स के अंदर डेवलप होते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर वाल्वुलस भी बन जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं यूक्यूज वो ज़्यादातर ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करते हैं और कॉम्प्लिकेशंस पूछते हैं। एक और बात जो इसके अंदर पूछते हैं कि इनके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, मींस के इसकी इन्वेस्टिगेशन हम किस तरह से करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एंडोस्कोपी, लेकिन जो हम एक्यूरेटली इसको हम डायग्नोज करते हैं वो 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग से करते हैं। दिस इज़ द एक्यूरेट वन एंड दिस इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस।